चलिए आज की क्लास में हम आप लोग के साथ जिक्र करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये घटना चक्र की हम जो नई सीरीज आई है 2022 का, उसमें जो इकोनॉमिक्स से जितने भी प्रश्न दिया गया है घटना चक्र में, वे सारे प्रश्नों को हम पार्ट बाई पार्ट हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज होने वाला है वो आप लोग के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें। हम छोटे छोटे टॉपिक में बना करके जो है पूरे लेक्चर को लेकर के आए, पूरे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के साथ साथ हम पूरी व्याख्या को भी समझेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले चैप्टर में। ये घटना चक्र का जो न्यू निकला हुआ था 2022 वाला, उसी से हम वीडियो जो है आप लोग के बीच अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसमें आर्थिक विकास की चर्चा किया गया सबसे पहला में। तो ये थोड़ा सा जो नोट्स के रूप में जो घटना चक्र में ऊपर में जो दिया रहता है वे इसका सार है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। तो ये सार एक बार आप लोग देख लें, क्योंकि हम यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो उसका जो व्याख्या दिया है उस व्याख्या को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम चर्चा कर लेते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा होगा, पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, पूंजी का संचयन एवं तकनीक सुधार। बी, जनसंख्या में परिवर्तन। सी, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन। डी, तकनीकविद एवं नौकरशाह। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए कि क्वेश्चन करा है कि आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास में जो तीन ऑप्शन हम देख रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन जो है आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। क्वेश्चन करा है कि इनमें कौन नहीं है आर्थिक विकास के लिए जरूरी। ठीक है, तो यहाँ पर तकनीकविद और नौकरशाह जो है ये जरूरी नहीं है, पूर्ण रूप से जरूरी नहीं, मुख्यतः जरूरी नहीं है, प्रमुख रूप से, है ना। देखिए, जैसे कि यहाँ पर व्याख्या खंड में दिया है कि ध्यातव्य है कि आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का संरक्षण प्रदान है, परंतु तकनीक में नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, तो दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो कहता है कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। $5 ट्रिलियन, ये प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया था प्री एग्जाम यूपीपीसीएस। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक जो है भारत अपने पूरे अर्थव्यवस्था का जो है वो लक्ष्य $5 ट्रिलियन का रखा है। इसकी व्याख्या खंड को देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इकोनॉमिक्स बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ध्यातव्य है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 से भी इंपोर्टेंट हो जाता है। 19-20 खंड 1 पृष्ठ संख्या 231 में लक्ष्य 2025 रखा गया था, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार ये वर्ष 2024 मान्य है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। रिपीटेड क्वेश्चन 19 में भी 20 में भी। तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका हो गया 20 का राइट है, 2024। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। कहता है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कहता है कि ए नंबर कथन की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन अर्थात NIP सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है आर नंबर कारण कहता है कि NIP का उद्देश्य सभी को समाज ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है। ठीक है, नीचे कूट दिया गया है, कूट में जो सही उत्तर है उस उत्तर को हमें क्या करना है, चुनना है। ठीक है, तो हम इस उत्तर की जिक्र कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर करा है कि कूट में पहला कड़ा है नंबर ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करती है।
ठीक है। बी नंबर है ए तथा आर दोनों सत्य है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करती है। और सी नंबर ए सत्य है परंतु आर गलत है, डी नंबर ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए नंबर ऑप्शन आपका गलत है और जबकि जो आर जो कारण दिया है इसका वो आपका क्या है, सत्य है। देखिए इसकी व्याख्या खंड को हमें समझना बहुत जरूरी है। व्याख्या खंड में कहता है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन अर्थात NIP पर गठित कार्य दल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 कब किया गया, 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश के विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-25 रखा गया था, जबकि ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, 2020-30 कह रहा था, है ना। ऑप्शन नंबर ए पर जब हम गौर कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या दे रहा है, 2020-30 दे रहा है, जबकि यहाँ पर क्या कहा गया था, ये 2020-25 कहा गया था। ठीक है, कि अवधि के दौरान देश के अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश याद रखना है 121 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उपयुक्त व्याख्या के आधार पर स्पष्ट है कि कथन ये गलत है परंतु कारण इसका सत्य है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्चर्चा क्यों करती है। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न का जो सही है कि देखिए कि कंपनियां औद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना जो है क्यों करती है। ऑप्शन ए कहता है कि उपभोक्ता की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। सिंपल बात है कि पुनर्संरचना वो क्यों कर रही है, क्योंकि कारण है कि उपभोक्ताओं की, देश में जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो अपेक्षाकृत दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ रही है। नेक्स्ट है यह कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है, ये भी सत्य है। बी नंबर अर्थव्यवस्थाओं में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन दर जो है तीव्र हो रही है और उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, सभी। जैसा कि इसकी व्याख्या खंड को हम देख लेते हैं। कहता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया को पुनर्रचना कर रही है, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादनों एवं सेवाओं की प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलती है। मतलब देखिए सिंपल सी बात है कि जब हम उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगा तो उसकी जो दिनचर्या है उसका मतलब यूज ज़्यादा होगा, है ना। तो उसी यूज को मतलब नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं। वस्तुओं का पुनर्निर्माण मतलब पुनर्चक्रण कर रहे हैं। ठीक है, तकनीकी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। छठा प्रश्न, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ए नंबर ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है। ठीक है, बी नंबर पूंजी निर्माण के निम्न दर, सी नंबर निम्न आश्रितता अनुपात, और 4 नंबर तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। नीचे कूट दिया गया, उस कूट के अनुसार हमें देखना है कि इसका राइट आंसर आपका क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 और 2, बी कहता है 2 और 3, सी कहता है 3 और 4 और डी कहता है 1 और 4। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए है, 1 और 2। आइए समझते हैं, इसकी व्याख्या खंड को देख लेते हैं। कहता है कि अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों को रहन सहन का स्तर काफी निम्न होती है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या की स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। ठीक है,
प्रति व्यक्ति जो आय का जो स्तर है वो कैसा होता है आपका, निम्न पाया जा रहा है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित कारण है। पहला, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी का उच्च स्तर, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण का निम्न दर और आय की विषमता आदि। अगले प्रश्न की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। ठीक है, विकासशील श्रेणी को दर्शाता है तो कृषि प्रमुख व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कूट में, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 ये आपका सही है। 1 सही है, 2 सही है और ये आपका 3 सही है ना। ये तीनों जो है दर्शाता है, विकासशील श्रेणी को दर्शाता है। जैसे कि इसकी व्याख्या खंड को अगर हम देखते हैं तो कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न लक्ष्य हैं। पहला, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ये VVI पॉइंट है, ये याद भी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेंस में भी ये आपका काम दे देगा। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात का पर निर्भरता अधिक और निरक्षरता जो है इनकी मुख्य लक्षण है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, एक पिछड़ित एवं गतिशील अर्थव्यवस्था में। ये सिंपल याद रखिए कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो क्या है आपका, एक विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, ये एक आपका विकासशील अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 9वें नंबर प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जिसमें राष्ट्र और पूंजीवादी दोनों क्या होते हैं, साथ साथ जो है अर्थव्यवस्था को लेकर के चले, दोनों का जो भागीदारी जो है साथ साथ होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कह लेते हैं। जैसे कि देखिए ऑप्शन नंबर 2 कहता है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी क्या होता है, विद्यमान होता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र भी इसमें विद्यमान होंगे और इसके साथ साथ निजी क्षेत्र भी इसमें विद्यमान होंगे। ठीक है, व्याख्या खंड में देखिए दिया गया है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। क्लियर है ना। 10वें नंबर की बात कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है, सिंपल सी बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है लघु एवं बृहद दोनों उद्योगों की विद्यमानता, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं बी नंबर, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी और निजी क्षेत्र, सामाजिक और निजी क्षेत्र दोनों जो यहाँ पर सह अस्तित्व में होते हैं, दोनों जो यहाँ पर साथ साथ कार्य करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। VVI प्रश्न, बार बार एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ देता है, ये BPSC में भी पूछा, UPPSC में भी पूछा है, तो ये प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापक आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, कि एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है ना, भारत को किस रूप में हम परिभाषित कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। भारत को जनसंख्या की अधिकता के कारण इसे हम एक श्रम आधिक्य
वाले अर्थव्यवस्था के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। कथा निम्नलिखित में से क्या सभी ढंग से निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझता है कि भारत अल्प विकासशील अर्थव्यवस्था है? अल्प विकासित, ऐसे तो सिंपल हम जानते हैं कि भारत क्या है, एक विकसित अर्थव्यवस्था, यानी विकासशील कहिएगा, विकसित नहीं। विकसित होने में थोड़ा भी समय लेगा ये भारत, तो हमारा देश, तो ये क्या है का विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर कहा कि अल्प विकसित, ठीक है, कहा कि आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर की, बैंक में वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ऊट नीचे दिया गया है। इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अभी क्या है, आपका विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या खंड को समझ लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी की अधिकता, तकनीकी कौशल की कमी, साक्षरता की निम्न दर, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज, विकास के लिए योजना बनाना, ये भी देखिए एक है, विकास के लिए योजना बनाना, ये भी थोड़ा सा अर्थव्यवस्था की जो है निम्नलिखित विशेषता हो जाती है भारत का। योजनाओं पर व्यय, राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने को मिलती, परंतु वर्तमान में भारत राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अल्प विकसित देश है, हालांकि भारत अब विकासशील देश के दर्जा प्राप्त कर चुका है। अगले प्रश्न की बात कर ले, 17 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून मजदूरी आय और बृहद बेरोजगारी। कूट में आपको सजाना है कि निम्न में कौन सही। तो यहाँ पर अगर ध्यान देते हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है, ए 3 और 4, मतलब कृषि की प्रधानता, फिर आपका न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय और बृहद बेरोजगारी। ठीक है, इसके मुख्य कारण है। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न संख्या, अगले प्रश्न की हम देख लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। ये प्रश्न हो चुका है, अगले की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या को अगर समझते हैं तो कहता है कि उद्योग की प्रधानता विकासशील अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष दोनों लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताते हैं। 18वां नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं कि देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र है। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, सामाजिक, सॉरी यहाँ पर कहा कि अनार्थिक, आर्थिक नहीं अनार्थिक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर अनार्थिक क्षेत्र देखिए, ये आपका शक्ति संसाधन आर्थिक है, प्राकृतिक संसाधन पूंजी संसाधन ये आपका आर्थिक है। तो अगर हम अनार्थिक की बात करें तो केवल आपका ए सही है, सामाजिक व्यवहार। यहाँ पर देखिए एक चार्ट के थ्रू समझा दिया है आर्थिक और अनार्थिक को। आर्थिक में कौन आता है, प्राकृतिक संसाधन आपका आ रहा है, श्रम शक्ति व जनसंख्या आ रहा है आपका। ठीक है, श्रम शक्ति व जनसंख्या आपका आ रहा है ना। इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे पूंजी निर्माण देख रहे हैं, तकनीकी तथा नवाचार देख रहे हैं, पूंजी उत्पाद देख रहे हैं, संगठन देख रहे हैं। और वही अगर हम बात करूं अनार्थिक में तो सामाजिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है, आपका वैज्ञानिक घटनाएं। ठीक है, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे 19 नंबर प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो याद रखिएगा ये आपका विकासशील अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, ये आपका विकासशील अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन
आर्थिक सुधार के द्वितीय प्रजनन जेनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है। तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, ठीक है, न्यायिक प्रणाली में सुधार, है ना। और ऑप्शन नंबर डी, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर सी है। व्याख्या खंड को देख लेते हैं कि उपयुक्त विकल्पों में न्यायिक प्रक्रिया में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित जो आपका है सेकेंड जेनरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म के भाग हैं, अतः विकल्प सी अभिष्ट उत्तर सही है। लास्ट देखते हैं प्रश्न इसका, विकास का भारतीय मॉडल किसके हित की सुरक्षा करता है। विकास की जो भारतीय मॉडल है वो किसकी हित की सुरक्षा कर लेती, ठीक है। तो व्यक्ति और राज्य के हित को जो है वो सुरक्षा कर लेता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है ना। तो ये आपका था कुछ इंपॉर्टेंट पहले चैप्टर से 21 प्रश्न। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर जिसमें पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय आय वाले टॉपिक को एक बार आप चर्चा कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर यूट्यूब पर मेरे आप नए होते हैं तो यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम आप लोग के बीच लाइव आए या ऐसे वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द मिल जाए, है ना। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना जरूर कमेंट करें। ये जो वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएं, ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी हम NCERT का जो बुक है 6th to 12th उसका भी हम वीडियो लेकर के आप लोग के बीच आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद, बाय बाय।